वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मॉक टेस्ट 4 को कवर करेंगे, जिसमें टोटल कितना 50 प्रश्न है। सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है कितना 14 मार्च और 21 मार्च के है फ्रेंड्स। तो आपके पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं, तो अभी से आप लोग तैयारी में पूरी तरह से लग जाएं। हमारे चैनल पर फ्रेंड्स आपको प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट आप लोग से करवाया जा रहा है, लिया जा रहा है फ्रेंड्स, जिसमें 50 प्रश्न शामिल होते हैं और शाम के टाइम में आपको 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, और मैं एक रणनीति की तरह बता रहा हूं, जैसे जितने भी अभी टोटल 4 मॉक टेस्ट, आज चौथा मॉक टेस्ट है, और सभी को फ्रेंड्स मैं अपने वेबसाइट पे डाल दे रहा हूं, तो वहां पर आप जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी उसको टेस्ट को दे सकते हैं। तो देखिए 50 प्रश्न मॉक टेस्ट है, इसमें तो पहले बताइएगा 50 में से आपने कितना सही किया। और ये वीडियो समाप्त होने के बाद जो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहां पर वेबसाइट पर जाकर करके वीडियो समाप्त होने के बाद देखिए 50 में से 50 आपको याद हुआ ही नहीं। और सभी का मैं संग्रह करते जा रहा हूं फ्रेंड्स आपको एग्जाम के, तो इसलिए प्रत्येक दिन जा करके वहां पर मॉक टेस्ट को जरूर दें। इससे क्या रिपीटेशन होगा, बार बार रिपीटेशन होगा तो आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, 50 में से कितना आपने सही किया है जरूर बताइएगा। आज का पहला सवाल आपका है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गेस करते चलिएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून को मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? सवाल नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए विधान परिषद है जो क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि विधान परिषद है और विधानमंडल के नाम आप लोग सुने होंगे। तो विधानमंडल का निर्माण होता है फ्रेंड्स 3 से मिल करके, उसके 3 अंग होते हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा और तीसरा राज्यपाल। ठीक है, उसको मिलाकर के विधानमंडल बनते हैं। तो विधानमंडल का जो विधान परिषद है वो क्या है, आपका उच्च सदन है, और जो विधानसभा है वो क्या है, निम्न सदन है। तो यही पूछा जा रहा है कि जो उच्च सदन है विधान परिषद के लिए, तो विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। अब अगर पूछे फ्रेंड्स आपका कि विधानसभा के लिए फ्रेंड्स, तो उसका कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संचरण या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? सभी पता है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी है, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किए थे, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में जाकर के नमक का कानून तोड़े थे, और वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। तो ये दोनों भी याद रखेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आंदोलन के नेता कौन थे, उनके स्थान पर कौन आए थे? तो सवाल नंबर 4 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब्बास तैयबी उनके स्थान पे आए थे नेता के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अच्छा सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? गेस करें। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या राज्य की विधानसभा में? सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नोट्स में जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। यही क्वेश्चन आपको बना करके पूछ देगा कि अगर जो किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो कौन त्याग देगा? नहीं तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। तो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में किया जाता है। सवाल नंबर 6 को देखिए।
बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन है? बिहार का सघन वन प्रदेश वाला सबसे जिला कौन बताना है आपको? रोहतास, पश्चिम चंपारण, कैमूर या किशनगंज? राइट आंसर आपका हो जाएगा कैमूर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन पार्टी के अध्यक्ष बने थे? इसमें 2 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको रिवीजन हो जाए। तो पहले जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दे दिया था, तो पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलाना आजाद बने थे। ठीक है, मौलाना आजाद अध्यक्ष बने थे। ये तो इसका जवाब हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए सुभाष चंद्र है जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक में तो मतभेद ही हो गया था। पहला जो हरिपुरा हुआ था जो 1938 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता आपका सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसके बाद में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, वहां भी उनको चुना गया था फ्रेंड्स, लेकिन वो कहाँ मतभेद होने के कारण वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए गए थे। उसके बाद में पार्टी का जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना आजाद बने थे। तो मेरे ख्याल से तीनों कॉन्सेप्ट हो गया होगा फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 8 को देखें कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दक्कन क्षेत्र में गेस करें, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी है जो फ्रेंड्स कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए। भारत के दक्षिण क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है? तो ही काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कितना आपने सही किया। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? फटाफट गेस करें, 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं, हरियाणा में नहीं। तो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में पड़ता है। याद रखिएगा, कालीबंगा जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। जबकि अगर लोथल पूछा जाए फ्रेंड्स तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया गया है जो क्या होता है? शुद्ध एवं मिलावट रहित होता है, उसको दिया जाता है, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको दिया जाता है, प्रोटीन समृद्धि हो उसको दिया जाता है, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो उसे दिया जाता है। तो इक्को मार्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा गेस करें। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इक्को मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये आपका होमगार्ड में पूछा गया था कि भारत का सबसे प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन कब छोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आपका आर्यभट्ट छोड़ा गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है कि सैंडी लॉज स्टेडियम जो गोल्फ हेतु प्रसिद्ध है निम्न में से किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, जो सैंडी लॉज स्टेडियम है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्फ खेल के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है, ये बताना है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? कितना होता है बताएं पोलो का। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर गेस करें। राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 270 मीटर इंटू कितना 180 मीटर होता है। इतना भाई इतना का आपका होता है। पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, तो कितने? 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पोलो का जो होता है एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा कि कभी कभी इससे एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है। तो यहाँ सवाल क्या था फ्रेंड्स कि पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किससे खेल से है फ्रेंड्स? फटाफट गेस करें। ऑप्शन ए में बैडमिंटन, बी में लॉन टेनिस, सी में फुटबॉल और डी में टेबल टेनिस। तो किससे है डेविस कप? सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गेस करें फटाफट। कुश्ती से, मुक्केबाजी से, कबड्डी से, भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 15 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका भारोत्तोलन से। ठीक है, भारोत्तोलन से, यानी ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। इथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुलीकरण। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि फिनॉल एक प्रकार का कैसा यौगिक है? तो देखिए गेस करें क्या होगा। एलिफैटिक है या एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है या विषम चक्रीय है? सवाल नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, एरोमेटिक है। फिनॉल एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, याद रखेगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंधार। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? चलिए बताए फटाफट। राइडर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखिए। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कौन विज्ञान के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो गेस करें। तो आपका सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूकंप विज्ञान अर्थात सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। तो यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के परत के भीतर का हलचल का अध्ययन किसके अंतर्गत द्वारा किया जाता है? तो आपको सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं। 21 नंबर सवाल है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग से सही होना चाहिए, फटाफट गेस करें। बहुत बार बताया हूं। भारत का पहला आधिकारिक कह सकते हैं तो एक तरह से नियमित जनगणना, ठीक है फ्रेंड्स। तो नियमित जनगणना कब हुआ था? चलिए गेस करें, इस पर थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। 1881 ईस्वी में भारत का पहला आधिकारिक या नियमित जनगणना है जो 1881 से शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका आधिकारिक जनगणना या नियमित जनगणना शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपको कि सर्वप्रथम भारत में जनगणना किसके शासनकाल में कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में आपका लॉर्ड मियो, ठीक है, लॉर्ड मियो के शासनकाल में आपको ये हुआ था प्रथम जनगणना। लेकिन नियमित पूछेगा फ्रेंड्स तो 1800 नियमित या आधिकारिक पूछेगा तो 1881 ईस्वी में किससे? तो आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है? तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्रिका से। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। सवाल नंबर 23 को देखें। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कहाँ है? गेस करिए। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, याद रखिएगा। और स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाए। विषुवत रेखा के सामने जो आपका क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? बताया हुआ सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो 24 नंबर सवाल का होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखें। 25 नंबर सवाल कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? कौन सा मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है? 25 का आपको बताना है। ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, याद रखिएगा अंग्रेजी भी। बी में है आपका समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। सी में है मध्य मंडल जिसे मीसोफेयर कहते हैं। और डी में आयन मंडल जिसको आयनोस्फेयर कहते हैं। तो सवाल क्या है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक डेंसिटी घनत्व कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में सबसे अधिक घनत्व होता है। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए इसका तो जवाब सबको पता होना चाहिए। औषधि वाला है फ्रेंड्स, तो कहाँ हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सबका सही जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 2005 में। 27 का बी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारत का
निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? पढ़ाया हुआ सवाल है फ्रेंड्स। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट गेस करिए, 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और पूछा जाता है क्या इससे संबंधित, गौरपूर्वक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। तो तीनों को जरूर याद रखें। अगला सवाल को लिखें। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? टॉप मोस्ट वीवीआई जीके फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में जीता था। कब? 1928 ईस्वी में। सवाल नंबर 30 को देखें। पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पनिहारी नृत्य गेस करें, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या ओडिशा होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सवाल नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। सवाल नंबर 31 आपका है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, आपका पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से था फ्रेंड्स? तो आपको 30 नंबर सवाल का बताया मैंने, राजस्थान। अगला सवाल क्या है आपका 31 कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या कहाँ रिकॉर्ड किया था फ्रेंड्स? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य किसे माना गया है? सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेघालय को माना गया। ठीक है, मेघालय। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन था? तो मेघालय था। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? अच्छा सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? गेस करें, हजारीबाग, बोकारो, रांची, नेतरहाट को। यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रांची को। ठीक है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सा है? बताया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 33 का क्या हो जाएगा आपका? टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण से संबंधित शाखा आपका टैक्सोनॉमी है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 आपका है कि बिना बीज वाले फल प्राप्त करने के लिए पौधों पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? बिना बीज वाले फल प्राप्त करने के लिए पौधों पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? गेस करें, 34 का राइट आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या ऑक्सिन? ठीक है फ्रेंड्स, या IAA? सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सिन होगा। बिना बीज वाले फल प्राप्त करने के लिए पौधे पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? ऑक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 35 नंबर सवाल को देखें। पौधे में द्वितीयक वृद्धि किस उत्तक की उपस्थिति के कारण होती है? अच्छा सवाल है, टॉप मोस्ट वीवीआई है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस उत्तक की उपस्थिति के कारण होता है? तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम के कारण होती है। क्या होता है? कैम्बियम। सवाल नंबर 36 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से किस में एक ही पौधे में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं? तो सवाल नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोइसियस में। ठीक है, किसमें? मोनोइसियस में। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर डी होगा। अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस में से एक ही पौधे में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनोइसियस में। अगला सवाल 37 नंबर सवाल को देखें। फलों को जल्दी पकाने के में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को मेरे ख्याल से पता होगा फ्रेंड्स, किससे पकाया जाता है? तो एथिलीन किससे पकाया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर डी 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो कवक है जो आपको किसका संचय करते हैं? तो ये आपका ग्लाइकोजेन को संचय करते हैं। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखिए। सवाल नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य इसमें से कौन नहीं है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, जापान है जो अस्थायी सदस्य नहीं है। जबकि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, टोटल कितना फ्रेंड्स? 5 है। तो देखिए पहला आपका एक हो गया अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 में ब्रिटेन, 3 में फ्रांस, चौथा में क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका चीन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? रूस हो गया। तो यही टोटल है जो आपका 5 सदस्य है अस्थायी, जापान नहीं है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्र सरकार का कर कौन नहीं है? तो गेस करें, सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, भूमि राजस्व है जो केंद्र सरकार का नहीं है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सभी जो केंद्र सरकार का कर है। अगला सवाल को लेते हैं। 41 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है फ्रेंड्स? गेस कीजिए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड है जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा।
और फ्रेंड्स एक पूछा जाता है आपका अरब प्रायद्वीप, ये देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। द्वीप सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। अब सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश पूछेगा तो आपका एशिया महादेश हो जाएगा। तीनों पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछे सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप पूछेगा तो एशिया हो जाएगा, सिर्फ द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और प्रायद्वीप सबसे बड़ा कौन है तो अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। और माजुली के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए नोट्स में लिखा हुआ याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो माजुली हो जाएगा, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है तो माजुली हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में पड़ता है। अगला सवाल को देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, फटाफट गेस करें। तो बिरसा मुंडा का गुरु का नाम था आनंद पांडे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 43 को देखें कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। जो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। 43 का करेक्ट आंसर होगा पच्छाभ मेघ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ यानी बादल होते हैं उसको क्या कहते हैं तो पच्छाभ मेघ कहते हैं उसे। अगला है फ्रेंड्स 43 हो गया। सवाल नंबर 44 को देखें कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंध में तो देखिए जो शीतोष्ण कटिबंध है फ्रेंड्स वहाँ पर मुख्य रूप से चक्रवातीय वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रवाहित होता है। तो टाइफून कहाँ होता है चीन सागर प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है। सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पच्छाभ स्तरी। कौन है पच्छाभ स्तरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें। सवाल नंबर 47 है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। सवाल नंबर 47 का, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है तो ये संवहनीय वर्षा होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते होंगे कि काफ़ी बिजली चमकती है और बादल बहुत गरजते हैं फ्रेंड्स, तो जो वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं संवहनीय वर्षा कहते हैं। सवाल नंबर 48 को देखें, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। अच्छा सवाल है, जो गैर धन विधेयक होते हैं उसके संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं तो 3 वाचन होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 49 को देखें, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या प्रत्यक्ष मत। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, यानी कि संघ के कार्यकारिणी या तो संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को सभी जानते हैं कि जो संघ के कार्यकारिणी या तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं जो कौन होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये 50 नंबर था फ्रेंड्स, ये 50 नंबर अभी आपने देख लिया। अब वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स उसमें यही सेम प्रश्न है फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए और सभी का आंसर छुपाया हुआ है। तो देखिए इसके बाद में फ्रेंड्स कि आपको 50 में से 50 सही होता है कि नहीं। अगर इस तरह से आप प्रत्येक दिन करिएगा फ्रेंड्स और सबको एक जगह ऑब्जर्व किया हुआ है, सब एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है जीके जी से फ्रेंड्स जो आपको मॉक टेस्ट वाला, तो आप वहाँ पर जा करके वेबसाइट पर प्रत्येक दिन एक टेस्ट जरूर दें। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर जो बार बार उसको रिपीट करते रहिएगा तो क्या आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट का समय निकाल करके उस पर जाकर प्रैक्टिस सेट आप जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में शाम को मिलते हैं फ्रेंड्स, आपका 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।